मैं अमित कुमार मिश्रा आपका आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में अपन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर के बारे में अपन ने स्टडी की थी। आज वन बाय वन अपन एक एक क्लासिफिकेशन के बाद में मतलब एक एक डिसऑर्डर की अपन स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन जो डिसऑर्डर पढ़ेंगे अपन वो है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के बारे में अपन फर्स्ट डिसऑर्डर के बारे में स्टडी करेंगे। सिजोफ्रेनिया पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो अपन ने मेंटल हेल्थ नर्सिंग में जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर पढ़ा था, उसमें जो इंडियन क्लासिफिकेशन था उसके अंतर्गत तो सिजोफ्रेनिया है वो साइकोटिक डिसऑर्डर में अपन ने पढ़ा था। सिजोफ्रेनिया के बारे में सिजोफ्रेनिया स्टार्ट करने से पहले बताऊं कि सबसे पहले एमिल क्रैपलिन ने सिजोफ्रेनिया से पहले एमिल कैपेलिन एक साइकेट्रिस्ट थे, फेमस साइकेट्रिस्ट थे। उन्होंने इसको डेमेंशिया प्रिकॉक्स कहा। तो एमिल कैपेलिन है, उन्होंने सिजोफ्रेनिया को पहले डेमेंशिया प्रिकॉक्स कहा, जिसका मतलब होता है मेंटल डिटोरियोरेशन। या अपन सिंपल सा बताएं कि डेमेंशिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी, प्रिकॉक्स मीन्स ऑनसेट। कि डेमेंशिया क्या है, इसमें मेमोरी का लॉस हो जाता है शीघ्र ही, वही क्या है सिजोफ्रेनिया है। ठीक है। इसके बाद में जो सिजोफ्रेनिया वर्ड है 1908 में यूजेन ब्लूलर के द्वारा दिया गया। इसके बारे में यूजेन ब्लूलर ने बताया कि सिजोफ्रेनिया दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सिजो और फ्रेन। सिजो का मतलब होता है स्प्लिट और फ्रेन का मतलब होता है माइंड। मतलब जो आपकी कॉन्शियसनेस है, आपका जो बिहेवियर है, उसके मध्य माइंड के मध्य क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है। माइंड से आपकी कोई चीज़ फिसल रही है या माइंड के अंदर आपकी दरार हो गई, कोई चीज़ आपसे बिछुड़ रही है, तो उसके कारण क्या हुआ, सिजोफ्रेनिया अक्कर होगा। ठीक है। उसके बाद में अपन सिंपल सा इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो जो डेफिनेशंस है वो सिंपल सी अपन बैट के अनुसार BAT बैट के अनुसार इसकी डेफिनेशंस बनाते हैं। ठीक है। B4 होता है बिहेवियर, A4 होता है अफेक्ट और T4 होता है उसकी थिंकिंग। ठीक है। फर्स्ट वन अपन जो डेफिनेशन बता रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने बताया कि जो सिजोफ्रेनिया है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने कहा कि सिजोफ्रेनिया इज ए ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। इट कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंसेज इन क्या क्या डिस्टर्ब होंगे, डिस्टर्बेंसेज इन थिंकिंग, अफेक्ट एंड बिहेवियर। कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने कहा कि सिजोफ्रेनिया इज ए ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। इट कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंसेज इन थिंकिंग, अफेक्ट एंड बिहेवियर। इसी के अनुसार अपन नेक्स्ट जो डेफिनेशन बताएं अकॉर्डिंग टू WHO सिजोफ्रेनिया की जो अपन डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं कि सिजोफ्रेनिया इज ए साइकोटिक Schizophrenia is a functional psychotic
क्योंकि अपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि सिजोफ्रेनिया क्या है, एक फंक्शनल डिसऑर्डर होता है। तो अपन ने लिखा कि सिजोफ्रेनिया इज ए फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर, इट कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंसेज इन थिंकिंग, इमोशन, वॉल्यूशन। आपने लिखा कि सिजोफ्रेनिया इज ए फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर, इट कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंसेज इन थिंकिंग, इमोशन, वॉल्यूशन with clear consciousness, leads to social withdrawal। ठीक है, एक बार दोबारा समझने का प्रयास करते हैं कि जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है उसने कहा कि सिजोफ्रेनिया इज ए ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है, उसमें अल्टरेशन हो जाती है, मतलब डिस्टर्ब हो जाती है व्यक्ति की सोच, प्रभाव और व्यवहार है व्यक्ति का अल्टर्ड हो जाता है, तो वो क्या होता है, सिजोफ्रेनिया होता है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। ठीक है, सेकेंड वन बात करें अकॉर्डिंग टू WHO कि सिजोफ्रेनिया इज ए फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर। कि सिजोफ्रेनिया क्या है, एक फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर है, उसमें इट कैरेक्टराइज बाय डिस्टर्बेंसेज हो जाती है। क्या डिस्टर्बेंस होगी, व्यक्ति के विचार, व्यक्ति का प्रभाव, व्यक्ति के वॉल्यूशंस डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन क्लियर कॉन्शियसनेस होगा और साथ में वो सोशल विड्रावल कर जाएगा। वही क्या है, सिजोफ्रेनिया है। डेफिनेशंस के बाद में अपन बात करें इसकी प्रिवलेंस की, प्रिवलेंस की बात करें तो देखा गया है कि न्यूली एडमिटेड एडमिशंस होते हैं पेशेंट्स के, उसमें 15% केस सिजोफ्रेनिया के होते हैं। लाइक अपन बात करें कि आज 100 केसेज आए हैं मेंटल हॉस्पिटल में, उसमें 15 केसेज सिजोफ्रेनिया के रहेंगे। मेल एंड फीमेल रेशियो देखा जाए तो 1:1 दोनों में रहेगा। ठीक है, एज ग्रुप का देखा जाए तो मेल के अंदर जो एज ग्रुप है वो 15 to 25 ईयर्स, एंड फीमेल्स के अंदर जो एज ग्रुप है वो 25 to 35 ईयर्स में पाया जाता है। ठीक है, वैसे बेसिकली ये लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले पर्सन्स में ज़्यादा देखा गया है। प्रिविलेंस के बाद में अपन स्टडी करें इसकी ईटियोलॉजी की, तो ईटियोलॉजी है बेसिकली अपन देखते हैं तो 3 प्रकार से अपन इसकी 3 कैटेगरी बना रखी है अपन ने। फर्स्ट वन बायोलॉजिकल थ्योरीज के आधार पे, सेकंड वन सोशल फैक्टर्स के आधार पे, और थर्ड वन साइकोलॉजिकल थ्योरीज के आधार पे। फर्स्ट वन जो बायोलॉजिकल थ्योरीज है उसमें बता रखा है बायोकेमिकल्स के बारे में। बायोकेमिकल्स की अपन बात करें तो अपने ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं, उसमें बेसिकली देखा जाए तो जो डोपामिन्स है उनका सिक्रेशन अगर बढ़ जाता है तो वो कोज करता है सिजोफ्रेनिया। ठीक है, वैसे ही सेकंड चीज न्यूरो डेवलपमेंट की बात करें, जो फ्रंटल लोब में प्री फ्रंटल लोब में अगर नेवर डेवलपमेंट होता है, कभी फुली डेवलपमेंट हो जाता है, उसके कारण सिजोफ्रेनिया अकर होता है। ऐसे ही सोशल फैक्टर्स लो इकोनॉमिक स्टेटस वाले पर्सन्स में ज़्यादा देखा गया है। ऐसे सेम अपन बात करें कि जिनका IQ लेवल लो होता है, ऐसे पर्सन्स भी सिजोफ्रेनिया के शिकार होते हैं। इसमें बता रखा है कि अगर किसी व्यक्ति का IQ लेवल कम होगा तो वो सामाजिक जो सोशल नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं कर पाएगा। अगर सोशल नॉर्म्स को, नियम को फॉलो नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे व्यक्ति की थिंकिंग से अल्टर्ड हो रही है। जब व्यक्ति की थिंकिंग अल्टर्ड होती है तो वो कोज कर सकती है सिजोफ्रेनिया। तो इसके आधार पे IQ लेवल के बारे में भी बता रखा है।
इसको सिंपल से समझने के लिए अपन एक चीज और बता सकते हैं इसमें। एटियोलॉजी को सिंपल से समझने के लिए बात करें, फर्स्ट वन अपन जेनेटिक प्री डिस्पोजिशंस की। जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन के बारे में बता सकते हैं अपन कि देखा जाए कि किसी भी चाइल्ड के पेरेंट्स हैं जो सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारा सफ़र कर रहे हैं कि सीजोफ्रेनिया से सफ़र करते हैं, तो ऐसे बच्चों के अंदर 10% चांसेस होते हैं सीजोफ्रेनिया अक्कर होने के लिए। फर्स्ट वन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, सेकेंड वन एनवायरमेंटल सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। फर्स्ट वन अपन ने लिखा जेनेटिक, सेकेंड वन लिखा अपन ने एनवायरमेंटल सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो फर्स्ट वन लिखा आपने जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस के बारे में, सेकंड वन लिखा एनवायरमेंटल के बारे में, सोशल और साइकोलॉजिकल के बारे में, थर्ड वन लिखा आपने न्यूरो डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज के बारे में। एबनॉर्मलिटीज इन टारगेट फीचर्स disturbance in chemicals like schizophrenia। सिंपल सा बताया एटियोलॉजी के अंदर कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होगा प्लस एनवायरमेंटल सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रहेंगे, उसकी वजह से न्यूरो डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज आएगी इन टारगेट फीचर्स के अंदर। तो उससे क्या होगा, डिस्टर्बेंसेज हो जाएंगे आपके, डिस्टर्बेंसेज इन केमिकल्स ब्रेन के अंदर, तो वो कोज करेंगे सीजोफ्रेनिया को। ये सिंपल सी एक इसकी ईटियोलॉजी है। सीजोफ्रेनिया की ईटियोलॉजी के बाद में अपन स्टडी करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। जो क्लासिफिकेशन है सीजोफ्रेनिया का, वो अकॉर्डिंग टू अपन ICD-10 इसकी स्टडी करते हैं। अपन ने पढ़ा था कि जो सीजोफ्रेनिया क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू ICD-10 F20 से लेके 29 तक होता है। उसमें सीजोफ्रेनिया, सीजोटाइपल और डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स आते हैं। अपने को केवल सीजोफ्रेनिया पढ़ना है, तो जो सीजोफ्रेनिया है उसकी जो कोडिंग दे रखी है वो है F20। इसकी जो सब कैटेगरीज है, मतलब इसके जो टाइप्स हैं उसमें बता रखा है F20.0 पैरानॉइड, F20.1 हेबेफ्रेनिक, F20.2 कैटाटोनिक, F20.3 अनडिफ्रेंशिएटेड, F20.4 पोस्ट सीजोफ्रेनिक डिप्रेशन, F20.5 रेसिडुअल और F20.6 सिंपल सीजोफ्रेनिया तक अपन स्टडी करते हैं। जो F20.7 है वो मिसिंग सीजोफ्रेनिया होता है और F20.8 अदर सीजोफ्रेनिया और 9 हमेशा इस पर अनस्पेसिफाइड सीजोफ्रेनिया होता है। सिंपल सा याद रखने के लिए अपन इसको एक ट्रिक देते हैं PSC UPRS कि PSC है यूपी की और आप रहने वाले हैं राजस्थान स्टेट के, ठीक है। 1 बाय 1 अपन अब एक एक क्रम से अपन इसको पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया को पढ़ेंगे। फर्स्ट वन पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया, मतलब इसकी टाइप्स का अपन अध्ययन करेंगे। फर्स्ट वन पैरानॉइड, पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया। जो पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया है वो एक ग्रीक वर्ड से बना है। इसका मतलब होता है फॉल्स आइडिया। जहाँ फॉल्स आइडियाज आते हैं तो सिंपल सा है कि अपने माइंड में एक टर्म्स आती है कि फॉल्स आइडिया जहाँ भी आ रहे हैं तो वहाँ क्या होगा, डिल्यूजन। तो सिंपल सा कह सकते हैं कि पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया एक डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। इसमें पैरानोइया नेचर पाया जाता है पर्सन का।
मतलब व्यक्ति संकालु प्रवृत्ति का होगा, लाइक सस्पेशियस नेचर का होगा। जब व्यक्ति सस्पेशियस नेचर का होता है तो हर चीज़ पे उसका जो है शक ज़्यादा होता है। ऐसे में भी देखा जाए पी फॉर पैरानॉइड में डिल्यूजन है, तो डिल्यूजन में भी कौन सा, परसिक्यूशन में परसिक्यूटरी पाया जाएगा, जो इसमें सस्पेशियस नेचर पाया जाता है, वो क्या होगा, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया होगा। बेसिकली देखा जाए तो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया का जो प्रोग्नोसिस है वो अच्छा होता है। बेसिकली एज ग्रुप है वो 15 से 25 ईयर्स के जो लोग वाग होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये थोड़ा ग्रेजुअली अक्कर होता है। सेकेंड वन बात करें अपन पैरानॉइड के बाद में हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया की। हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया को डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया भी कहते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया भी कहते हैं। डिसऑर्गेनाइज का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, मतलब समाज के अंदर वो क्या हो गया, डिस हो गया, मतलब डिस्टर्ब हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया कहलाएगा। देखा जाए तो ऐसे पर्सन्स क्या होते हैं, वॉन्डरिंग प्रकार के पर्सन होते हैं। उनको समाज से कोई मतलब नहीं रहता है, वॉन्डरिंग पर्सन। सैली बिहेवियर पाया जाएगा, वॉन्डरिंग पर्सन रहेंगे, सैली बिहेवियर पाया जाएगा। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे, जैसे कि अपन बात करें कि अभी वो आपको बस स्टैंड पे मिले थे, जब आप कॉलेज, मतलब बाद में थोड़ी देर बाद में आप जब भी दोपहर में जाओ तब आपको वो रेलवे स्टेशन पे मिलेंगे। हो सकता है जब आप शाम को मार्केट घूमने आओ तो वो आपको मार्केट में मिल जाए, या नेक्स्ट डे जब आप दूसरे गाँव की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर भी वो आपको मिल सकता है। मतलब वंडरिंग पर्सन है, उनको कहीं पता नहीं रहता है उसको कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। ऐसे पर्सन्स होते हैं वो चाइल्डिश प्रकार का बिहेवियर पेश करते हैं। चाइल्डिश प्रकार का बिहेवियर पेश कर रहे हैं कि लाइक उनकी एज तो 50 साल है लेकिन वो बच्चों की तरह बिहेवियर पेश करते हैं, कि उनके जो हेयर्स हैं वो प्रॉपर क्लम्बिंग नहीं रहते हैं, हाइजीनिक लेवल प्रॉपर नहीं है, जो क्लोथ्स है वो अकॉर्डिंग टू वेदर नहीं है। इसके अलावा उनको पता नहीं है कि कहाँ बैठे हैं, कैसे खा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, सब कुछ उनका क्या हो जाता है, डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। वो क्या है, हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया होता है। मतलब सिंपल सा बताएं कि हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया में सेंसलेस गिगलिंग होती है, मिरर गेजिंग होता है, ग्रिम्स प्रकार का बिहेवियर पाया जाता है, या अपन कहें कि मैनरिज्म कंडीशन इसमें अक्कर होती है। कि हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया है मतलब डिसऑर्गेनाइज है, समाज से वो दूर हो गया है, वंडरिंग पर्सन्स होता है, एक स्थान पे वो नहीं ठहर सकता। इसके अलावा चाइल्डिश प्रकार का बिहेवियर करेगा। सिंपल सा इसके सिम्टम्स अपन बताएं तो सिंपल सिम्टम्स बताएं तो मिरर गेजिंग करेगा, ग्रेमिसिंग बिहेवियर पाया जाएगा, सेंसलेस गिगलिंग करता है, या मैनरिज्म की कंडीशन इनमें डेवलप होती है। वो होता है हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। थर्ड वन बात करें अपन केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया की। केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, नाम से ही पता लगता है कि केटाटोनिक है। केटा का मतलब डिस्टर्ब, टोनिक का मतलब मसल टोन। केटाटोनिक एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें मसल टोन का डिस्टर्बेंस हो जाता है, वो केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया कहलाता है। इसमें देखा जाए तो दो प्रकार की कंडीशन डेवलप होती है, एक होती है स्टूपर और एक होता है एक्साइटमेंट। केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में 2 टाइप की कंडीशन डेवलप होती है, स्टूपर और एक्साइटमेंट। स्टूपर्स के अंदर अपन बात करें तो ऐसे पर्सन्स लंबे समय तक एक ही पोजीशंस में बैठे रहते हैं, पेनफुल सिचुएशंस होती है उसको भी वो अवॉइड करते हैं। मेन सिम्टम्स देखा जाए तो उसमें रिजिडिटी पाई जाएगी, म्यूटिज्म होगा, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाएगी, स्टूपर कंडीशन है व्यक्ति एक ही समय तक
लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठा रहेगा, चाहे वो मिनट्स हो सकती है या कुछ आवर्स हो सकते हैं। वो अपनी पेनफुल सिचुएशंस को भी अवॉइड करेगा, लाइक रिजिडिटी पाई जाएगी, म्यूटिज्म पाई जाएगा और वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी की कंडीशन पाई जाएगी। सेकेंड वन बात करें एक्साइटमेंट की। एक्साइटमेंट में किस कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया एट ए मोमेंट्स क्या हुआ, एक्साइटमेंट हुआ। एक्साइटमेंट की वजह से क्या हुआ, एज ए नर्स जब उसको मेडिसिन देने आई तो वो क्या, उसने क्या किया कि जो मेडिसिन की ट्रे थी उसको उछालता हुआ, मतलब उसको फेंक के वो बाहर की तरफ दौड़ के चला गया। वो क्या हुआ, एक्साइटमेंट हुआ। या अपने कपड़े फाड़ के नेक्ड हो गया, वो एक्साइटमेंट की कंडीशन में पाई जाएगा। ये थर्ड था कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। फोर्थ वन बात करें अपन कैटाटोनिक के बाद में, अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया की। अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया नाम से ही है कि जिसको अलग अलग न किया जा सके। उसमें जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इंक्लूड होंगे, लाइक पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के, कैटाटोनिक के और हेबिफ्रेन के भी सिम्टम्स अक्कर हो सकते हैं, वो अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया कहलाएगा। लाइक अपन बात करें उसमें डिल्यूजन हो सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है, सेली बिहेवियर हो सकता है, एक्साइटमेंट कंडीशन हो सकती है, वो अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया कहलाएगा। पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन नाम से है कि पोस्ट है सिजोफ्रेनिया कि एक बार उसको डिजीज कंडीशन अक्कर हुई, उस समय उसने क्या लिया, ट्रीटमेंट ले लिया, लेकिन सिम्टम फिर मौजूद रहे। उसकी वजह से वो क्या हुआ, हॉस्पिटल में वापस चला गया। जब वो हॉस्पिटल में जाता है तो उसके मन में विचार आता है कि हे भगवान, मेरे को किस प्रकार की बीमारी लगा दी, ये जो ठीक ही नहीं हो रही है। उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट डिप्रेशन में चला जाएगा। जब व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, एक तरह से हताश हो गया, तो वहाँ पे होपलेसनेस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। जब डिप्रेशन अक्कर हो जाता है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसी पाई जाएगी। जो पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसी देखने को मिलती है। ये होता है पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। ठीक है, उसके बाद में रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया में सिम्टम्स हैं वो एक जगह आके रुक जाते हैं, मतलब शेष प्रकार के सिम्टम्स। वहाँ पे क्या होता है कि एक पेशेंट है वो रिकवरी तो करता है, मतलब एक तरह से उसकी क्रोनिक स्टेज होती है, उसकी क्या होगी, क्रोनिक स्टेज होगी। क्रोनिक स्टेज में वो पेशेंट क्या करेगा, होम रिकवरी तो कर लेगा, लेकिन उसमें लैक ऑफ मोटिवेशन पाया जाएगा। यह होता है रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। और लास्ट वन सिंपल सिजोफ्रेनिया, या अपन इसको कहें लेटेंट सिजोफ्रेनिया। सिंपल सिजोफ्रेनिया या लेटेंट सिजोफ्रेनिया, इसमें जो डिल्यूजन और हेलुसिनेशन है वो रियर केसेस में पाए जाते हैं। देखा जाए तो इसमें जो निगेटिव सिम्टम्स है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वो होता है सिंपल सिजोफ्रेनिया। ठीक है, क्लासिफिकेशंस के बाद में अपन बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स की। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, जो क्लिनिकल फीचर्स हैं सिजोफ्रेनिया के, वो अकॉर्डिंग टू यूजेन ब्लूअर की अपन बात करें तो यूजेन ब्लूअर ने इसके 4AS सिम्टम्स दिए, जिनको फंडामेंटल सिम्टम,
सिम्टम्स या प्राइमरी सिम्टम्स भी कहते हैं। जो 4A सिम्टम्स है यूजियन बुल्यूलर के, वो चारों ए से स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट वन अपन फर्स्ट ए फॉर ऑटिज्म, सेकंड वन एम्बिवैलेंस, थर्ड वन अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट, फोर्थ वन एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस या लूजनेस, एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस। जो यूजियन बुल्यूलन है उसने 4A सिम्टम्स दिए जिनको फंडामेंटल, चीफ और प्राइमरी सिम्टम्स भी कहते हैं। उसमें फर्स्ट वन जो सिम्टम्स है वो ऑटिज्म होता है। ऑटिज्म लाइक अपन बात कर सकते हैं डे ड्रीमिंग, ऐसे पर्सन जो कल्पनाओं में खोए हुए रहते हैं, वो ऑटिस्टिक थिंकिंग के प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो उसके लिए अपन ने टर्म यूज़ किया ऑटिज्म। सेकंड वन एम्बिवैलेंस। एम्बिवैलेंस में एक ही व्यक्ति के प्रति सेम टाइम सेम ऑब्जेक्ट दो कॉन्ट्राइंडिक्टरी विशेष होती है। लाइक अपन बात करें हेट एंड लव, कि अपन किसी को हेट यू करते हुए उसके गले लग गए, वो होता है एम्बिवैलेंस। थर्ड वन बात करें अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट, कि जो उसका अफेक्ट है वो ही क्या है, इनएप्रोप्रिएट है, मतलब समाज से जुड़ा हुआ नहीं है। एट ए कंडीशन वो क्या है, एनवायरमेंटल कंडीशन के अनुसार नहीं चल रहा है, इनएप्रोप्रिएट का बिहेवियर पेश कर रहा है, तो वो क्या होगा, अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट। और लास्ट वन था एसोसिएटिव डिस्टर्बेंसेज या लूजनेस। एसोसिएटिव डिस्टर्बेंसेज एंड लूजनेस में अपन सिंपल सा बता सकते हैं कि व्यक्ति प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, मतलब लाइक एक तो सिंपल सी बताएं कि फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ इसमें पाया जाता है। ठीक है, कि एक टॉपिक से वो दूसरे टॉपिक पे चला जाता है, कि सिंपल सा अपने को बताना है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, लेकिन क्यों करता हूँ, कैसे करता हूँ, उसके बारे में वो नहीं बता पाता, तो वो क्या है, एसोसिएटिव डिस्टर्बेंसेस कहलाता है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, फर्स्ट वन यूजियन बुल्यूलन ने 4A सिम्टम्स दिए थे। ठीक है, उनको फंडामेंटल, चीफ और प्राइमरी सिम्टम्स भी कहते हैं। चारों सिम्टम ए से स्टार्ट होते हैं। ए फॉर ऑटिज्म है, ऑटिज्म का मतलब डे ड्रीमिंग होता है। सेकंड में बात कर रहे थे एम्बिवैलेंस होता है, दो कॉन्ट्राइंडिक्टरी विशेष होती है सेम टाइम सेम पर्सन के प्रति, लाइक पॉजिटिव और निगेटिव, कि हेट यू करते हुए आप उसके गले लग गए, वो एम्बिवैलेंस होगा। थर्ड वन बात कर रहे थे अपन एसोसिएटिव डिस्टर्बेंसेस की, कि वह व्यक्ति प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाता है क्योंकि उसको फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ आ रहे थे। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ की वजह से वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट हो रहा था, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट हो रहा था, तो वहाँ पे उसका एसोसिएशन है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, लूज हो गया। तो एसोसिएटिव डिस्टर्बेंसेज और अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट, वो समाज के अनुसार या एनवायरमेंटल के अनुसार अफेक्ट नहीं दे पा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट। इसके बाद में अपन जो यूजियन बुल्यूलन है उसके प्राइमरी सिम्टम्स के बाद में अपन बात करते हैं उसके सेकेंडरी सिम्टम्स की। सेकेंडरी सिम्टम्स जो यूजियन बुल्यूलन ने जो प्राइमरी सिम्टम्स दिए, उसके बाद में यूजियन बुल्यूलन ने इसके सेकेंडरी सिम्टम्स के बारे में बताया। तो सेकेंडरी सिम्टम्स हैं, उसमें उसने जो सिम्टम्स बताए, सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। सेकेंडरी सिम्टम्स है जो सिजोफ्रेनिया के, वहाँ पे अपन बात करें तो डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन की बात करें तो डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन में इंक्लूड कर रखा है हेलुसिनेशन को। ठीक है, उसके बाद में डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग की बात करें तो डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग है, उसमें
थॉट डिसऑर्डर आ गया, लाइक डिल्यूजन होगा, डिल्यूजन्स में परसिक्यूटरी मतलब परसिक्यूशंस पाया जाएगा। थर्ड वन बात करें डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। फोर्थ वन डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। ये सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया कहलाएंगे। उसके बाद में बात करें अपन एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट की, जिसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया है उसको 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। पॉजिटिव सिम्टम्स, निगेटिव सिम्टम्स और थर्ड वन कॉग्निटिव सिम्टम्स। फर्स्ट वन बात करें पॉजिटिव सिम्टम्स की। ऐसे सिम्टम्स जो पर्सन के बिहेवियर को बढ़ा देते हैं, वो उसमें सारे पॉजिटिव सिम्टम्स इंक्लूड कर देंगे। लाइक अपन बात करें कि पॉजिटिव सिम्टम्स है, पर्सन के बिहेवियर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो कौन कौन से होंगे? फर्स्ट वन डिल्यूजन, सेकंड वन हेलुसिनेशन, थर्ड वन एक्साइटमेंट, फोर्थ वन सुसाइडल टेंडेंसी। ये व्यक्ति के बिहेवियर को क्या करती है? इंक्रीज कर देती है। पॉजिटिव सिम्टम्स के बाद में अपन बात करें निगेटिव सिम्टम्स की, तो ऐसे सिम्टम्स जो व्यक्ति के बिहेवियर को डिक्रीज कर दें वो सारे निगेटिव सिम्टम्स हो गए। लाइक अपन बात करें एपैथी, लैक ऑफ इमोशंस, एनिडोनिया, अपने प्लीजर मूवमेंट्स के बारे में नहीं बता पाएगा, एवोल्यूशंस, लैक ऑफ स्पीच या अपन बोले एलोजिया, ये व्यक्ति के निगेटिव सिम्टम्स रहेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अपन बात करें कॉग्निटिव सिम्टम्स की, तो उसमें अपन इंक्लूड कर सकते हैं कॉग्निटिव सिम्टम्स में कॉग्निटिव सिम्टम्स में अपन इंक्लूड कर सकते हैं मेमोरी और मोटर एक्टिविटीज़ को। उसके बाद में अपन बात करें पॉजिटिव एंड निगेटिव सिम्टम्स के बाद में मैनेजमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया। मैनेजमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया, जो मैनेजमेंट है सिजोफ्रेनिया का, उसकी 3 फेजेस बता रखी हैं। फेज फर्स्ट होती है एक्यूट फेज, जिसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, और जो एक्यूट फेज है 4 to 8 वीक तक हो रहती है। सेकेंड फेज आती है स्टेबलाइजेशन फेज आती है, जिसमें पेशेंट को 6 मंथ तक ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि जो उसके सिम्टम्स हैं वो कम हो सके। उसके बाद में अपन बात करें स्टेबल फेज में पेशेंट, जो सेकंड वन बात की थी अपन स्टेबलाइजेशन फेज की, मतलब उसमें जो सिम्टम्स थे वो कम तो हो गए, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि थर्ड स्टेज स्टेबलाइजेशन स्टेज आई, तो उसमें क्या करते हैं पेशेंट को सोशल रिकवरी करवाते हैं, तो वो होगी स्टेबल फेज या मेंटेनेंस फेज। मैनेजमेंट और सिजोफ्रेनिया की 3 फेजेस बता रखी है। फर्स्ट फेज होती है वो इमीडिएट फेज है, या अपन कहें एक्यूट फेज होती है, इसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है।
4 to 8 वीक्स के अंदर उसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। सेकंड वन बात करें स्टेबलाइजेशन फेज़ की, स्टेबलाइजेशन फेज़ में अपन 6 मंथ तक उसको ट्रीटमेंट देते हैं ताकि पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो कम हो सकें। जब पेशेंट के सिम्टम्स कम हो जाते हैं उसके बाद में अपन उसको सोशल रिकवरी के लिए थर्ड फेज़ में, स्टेबल फेज़ में भेजते हैं ताकि वो समाज के अंदर जाके रहने लगे। ये था मैनेजमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया की 3 स्टेजेस के बारे में। उसके बाद में अपन बात करें सोमेटिक थेरेपी की। सोमेटिक थेरेपी या अपन कहें फिजिकल थेरेपी या ईसीटी। तो पेशेंट को 4 to 8 वीक्स के अंदर 12 ईसीटी दी जाती है। सेकेंड वन बात करें अपन फार्मेकोथेरेपी की। जो फार्मेकोथेरेपी है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अपन पेशेंट को ड्रग्स प्रोवाइड करवाते हैं। लाइक फर्स्ट वन कि सिजोफ्रेनिया है, एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, साइकोटिक डिसऑर्डर है तो उसमें अपन एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस देंगे। मेडिकेशंस लाइक हेलिपेरिडोल्स है, उसके साथ साथ क्लोरोजिपाम्स है, वो ड्रग्स अपन इसको प्रोवाइड करवाते हैं। इसके साथ अगर पेशेंट में एंजाइटी डिसऑर्डर्स है तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स देंगे। इंसोम्निया की कंडीशंस है तो उसके लिए क्लोरोजिपाम्स देंगे। अगर एक्स्ट्रा पेरिमोडियल सिम्टम्स अक्कर हो रहे हैं, ईपीएस अक्कर हो रहे हैं, उसके लिए पार्किंसन ड्रग्स अपन उसको प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद में साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी की बात करें तो पेशेंट को अपन इसमें इंडिविजुअल थेरेपी देते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं और फैमिली थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। तो बात कुछ बोलना है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि सिजोफ्रेनिया है। फर्स्ट वन अपन ने सिजोफ्रेनिया की स्टडी की कि फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि फर्स्ट वन इमाइल कैप्रेलिन ने इसके बारे में बताया। उसके बाद में अपन ने इसकी डेफिनेशन दी। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बैट, सोट्रिक बैट के अनुसार अपन इसकी डेफिनेशन देते हैं। उसके बाद में अपन इससे क्लासिफिकेशन और टाइप्स के बारे में स्टडी की। क्लासिफिकेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया बताया अकॉर्डिंग टू ICD-10। उसके बाद अपन ने 1 by 1 इसके सब टाइप्स थे उनकी स्टडी की। उसके बाद में अपन ने इसके क्लासिफिकेशन पढ़े। जो क्लासिफिकेशन पढ़े अपन यूजिन ब्लू के अनुसार 4A सिम्टम्स मतलब प्राइमरी, और उसके बाद में सेकेंडरी सिम्टम्स पढ़े। उसके बाद में अपन ने सेकेंडरी सिम्टम्स के बाद में इसके जो नेगेटिव और पॉजिटिव सिम्टम्स थे उनका स्टडी किया। उसके बाद में अपन ने मैनेजमेंट में इसकी 3 फेजेस देगी, एक्यूट फेज़, स्टेबल फेज़ और स्टेबलाइजिंग फेज़। उसके बाद में अपन ने इसका ट्रीटमेंट लिया। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।